हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिखर एकेडमी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें एनटीपीसी के 2020 और 2021 के पुराने पेपर सोल्व करा रहे हैं। और आज की जो सीरीज है, आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है 2021 का ही, यानी कि सेकंड शिफ्ट का। जो कल हमने क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया था वो था फर्स्ट शिफ्ट का, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं सेकंड शिफ्ट का। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट आपको tan 15 और cot 15 डिग्री का मान दिया गया है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम इस tan 15 डिग्री को लिख सकते हैं sin 15 बटे cos 15। ठीक है भाई। दूसरे में cot 15 को भी हम उल्टा करके लिख सकते हैं। क्या करके लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम cos 15 और बटे sin 15। ठीक है जी। अब स्टूडेंट हमें करना क्या होगा कि इन दोनों का ना एलसीएम लेना है। जब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको पता है एलसीएम में हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। जब दोनों की नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा cos 15 और गुणा sin 15, और ऊपर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इसमें ना ऊपर ना एक फॉर्मूला बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना, पूरी एक फॉर्मूला बेस ही होती है। जिसको फॉर्मूला पता है वो क्वेश्चन कर जाएगा, जिसको नहीं पता वो नहीं करेगा। तो अगर आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? 1 के। यानी कि sin स्क्वायर 15 प्लस cos स्क्वायर 15, इस पूरे के लिए मैं 1 लिख सकता हूं। इस पूरे के लिए क्या लिख सकता हूं भाई? 1 लिख सकता हूं। ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है कि cos 15 sin 15, यानी कि cos 15 और sin 15, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। नीचे वाला भी क्या होता है? एक फॉर्मूला। वो क्या होता है कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा के। लेकिन हमारे पास sin थीटा है, cos थीटा है, sin थीटा है, cos थीटा है, लेकिन हमारे पास कहीं भी 2 नहीं है। लेकिन मैं एक काम करूं, अगर इस पूरे में ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ऊपर तो मेरा 1 आ ही गया था, और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि अगर ऊपर भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई होगी, इसके बदले पूरे के मैं 1 लिख सकता हूं। ऊपर लिख दिया 1, ऊपर लिख दिया 1, और गुणा में कितने आए यहाँ पे? 2। और बटे में क्या लिख सकता हूं? बटे में लिख सकता हूं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का मतलब हो जाएगा sin 15 गुणा 2, यानी कि sin 30। तो मेरे भाई sin 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2, और जब ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं? एक घनाभ में, मैं आपको पहले एक घनाभ भी दिखा देता हूं, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ। ये है भाई घनाभ हमारा। ठीक है, हमें देखना कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं। तो सीधी रेखाओं की बात करें, 1 2 3 4, कितनी हो गई? 4 सीधी रेखाएं हो गई। ये सीधी रेखाओं की पता है किसकी बात कर रहा है? जो किनारे होते हैं, जो किनारे होते हैं। एक मेरे पास रखा भी हुआ है, एक सेकंड रुकना। ये है, इसकी बात करें एक तरफ से, वैसे तो एक खोखला है, कोई बात नहीं, आप मान लेना। देखो 1 2 3 4 तो ये हो गई। उसके बाद 5 6 7 8, और जब इसको देखोगे तो ये ऐसी शेप में लिखा 8 ये हो गई थी, और 4 ये हो गई, वही 4 पहले वाली। तो 8 और 4 12। लेकिन अगर इसमें भी काउंट करें तो 4 ऊपर, 5 6 7 8, कितने हो गई? 8 9 10 11 12। तो कुल मिला के जो घनाभ होता है, घनाभ में जो सीधी रेखाएं होती हैं, घनाभ में सीधी रेखाएं कितनी होती हैं? 12।
रेखाओं का मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि उसमें कुल मिला के कितने किनारे होते हैं। तो एक घनाभ में कुल मिला के 12 किनारे होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दंड आरेख को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 सदस्यों के एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। कितने हैं भाई? 4 सदस्यों के परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। 2 3 5, ठीक है जी। अब कह रहा है दंड आरेख प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य के योगदान का प्रतिशत दर्शाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो ये दंड आरेख है ना, ये प्रतिशत दर्शा रहा है कि किसको कितना प्रतिशत मिला हुआ है। कुल मिला के तो उनके पास 12 लाख रुपए है, लेकिन पिता के पास 12 लाख का 33% है, माता के पास 12 लाख का 23% है, बेटे के पास 12 लाख का 24% है और बेटे के पास 12 लाख का 20% है। अब वह कहता है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन में कितना अंतर है। सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? 33%, यानी कि सबसे ज्यादा जो कमाई हो रही है वो 33% कर रहा है। और सबसे कम कौन कर रही है? बेटी। कितना? 20%। इन दोनों का अंतर पूछा है तो भाई 33 और 20 का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा? तो 33 और 20 का अंतर आ गया 13%। कितना आ गया? 13%। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कमाई कितनी होगी। तो रुपये में निकाल लिया तो एक काम करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर देते हैं, 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो आ गई, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,56,000। कितना आ गया? 1,56,000। ठीक है जी। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन कटा हुआ है नीचे, वो क्या बोलते हैं, जब इसे पीडीएफ बना रहे थे तो कट गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 156,000। 156,000। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका ना जो ऑप्शन कटा हुआ है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि 3 दिख रखे हैं इसमें, तो चौथा जो आंसर है इसका, चौथा ऑप्शन है वो ये था 1,56,000 रुपए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आरेख का निरीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आरेख 4 अलग अलग कंपनियों में पुरुषों और महिलाओं श्रमिकों की संख्या को दर्शाता है। यानी कि जो ये डॉट 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 वाला है ये मेल को दर्शा रहा है, यानी कि आदमियों को, और फीमेल को दर्शा रहा है ये वाला जो सीधी लाइन चल रही है। उसने कहा पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या में सबसे अधिक अंतर किस कंपनी में है? सबसे ज्यादा अंतर, भाई सबसे ज्यादा अंतर यहाँ देख लो, जहां पे भी सबसे ज्यादा दूर हो रही होगी। यहाँ पे इतनी दूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूरी ज्यादा है। यहाँ पे देखोगे 350 है और ये कितना है? 150। 350 और 150 का अंतर रखा सीधा 200 का। तो सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा अंतर कहाँ में रखा है? डी में। तो आपसे देखते लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट आपको मैंने कल भी बताया था कि मैं ना अपने जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से आप जाकर डाउनलोड ये पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हैं। अब दिया गया है कि sec थीटा बराबर 5 है और tan थीटा बराबर 5/x है। ठीक है जी। sec थीटा बराबर 5 है, 5x है, और tan थीटा बराबर 5/x है। तो आपसे पूछा गया है कि 10x² - 1/x² का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट मैंने अभी भी बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है पूरा फॉर्मूला बेस होती है। तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं? हम इसमें यूज कर सकते हैं sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर होता है 1। अब ना तो हमारे पास sec² थीटा है और ना ही हमारे पास tan² थीटा है, लेकिन हमारे पास sec थीटा और tan थीटा है। हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को ना इसमें इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी, ऐसे इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये tan² थीटा बन गया और ये कितना आ जाएगा? 5 5 25, 25/x², और ये कितना आ जाएगा? 5 5 25x², यानी कि sec² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 25x² माइनस tan² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 25/x², और बराबर में आ गया 1। ठीक है भाई।
अगर मैं क्या करूं कि इसमें से 25 पूरे में से कॉमन ले लूं, तो जब 25 कॉमन आ जाएगा बाहर तो यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे रह जाएगा 1/x स्क्वायर और बराबर 1, और ये 25 पहुंच जाएगा कहाँ पे भाई, ये 25 पहुंच जाएगा इसके बटे में। ये 25 कहाँ पहुंच गया, इसके बटे में। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, लेकिन गुणा में 10 भी होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई करूं और इसमें भी 10 की मल्टीप्लाई करूं तो सेम बन गया 10 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और 10/25। जब डिवाइड करोगे 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में 3 सड़े हुए निकलते हैं। यानी कि अगर वो 18 अंडे खरीदेगी तो 3 उसे खराब मिलेंगे प्रत्येक अंडा 18 अंडों पे। यदि नूरी ने 690 अंडे खरीदे तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे। अब स्टूडेंट आपको कहा गया है कि यदि आप 18 अंडे खरीदते हो ना, 18 अंडे, तो 18 में से 3 खराब निकलेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास कुछ अच्छे अंडे निकलेंगे और कुछ खराब। और खराब की बात बता दी, 18 में से 3 तो खराब होंगे और अच्छे अंडे कितने होंगे, 15 होंगे भाई, क्योंकि 18 में से 3 खराब निकल गए, 15 अंडे बचे हमारे पास। काट दो इसको, 3 कम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 5:1 के अनुपात में आ गए। अच्छे और खराब का अनुपात जो आया 5:1 आ गया। अब वो कह रहा है यदि नूरी ने 690 अंडे खरीदे हैं, यानी कुल मिलाकर अच्छे और खराब की वैल्यू जो है 6 है, और यही 6 कितने कह रहा है, वो 690 के बराबर कह रहा है, और पूछ रहा है अच्छे अंडे कितने हैं। अच्छे अंडे निकाल सकते हैं भाई, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 690, 1 की वैल्यू निकल जाएगी, हमें चाहिए कितने की, 5 की, क्योंकि 5 हमारे पास अनुपात अच्छे हैं, तो 6 से काट दो से, 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 6 कम 6, 6 कम 6, 6 पंजे 30। यानी कि 1 अनुपात अगर आपके पास 115 के बराबर है तो 5 अनुपात किसके आ जाएगा, गुणा 5 की कर देंगे, 5 पंजे 25, 5 कम 5 2 7 और 5 कम 5, यानी कि 575। कितना आ गया भाई, 575। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और बराबर 26 सेंटीमीटर और BC बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताना है भाई, इसका क्षेत्रफल बताना त्रिभुज ABC का। यहाँ आपके पास एक त्रिभुज है, यहाँ आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, बड़ा सा कर देते हैं। और इस त्रिभुज में क्या दिया गया है आपको, A B और C की बात करी गई है। उसने कहा AB बराबर है AC के, यानी कि टोटल ये कितना है, ये 26 है, ये 26 है, और ये वाला कितना है भाई, 20 है। अब वो कह रहा है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला हेरोन फॉर्मूला, जिसमें आपको S पता होना चाहिए, S का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, और फिर एरिया निकालने के लिए आप लिखते हो S माइनस A और S माइनस B और उसके बाद S माइनस C। पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समझ गए जी, आधार गुणा यानी बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। 2 फॉर्मूले आपके पास, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, मुझे S निकालना है बस। अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ से मुझे लंब निकालना पड़ेगा। तो भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ से लंब निकाल लेता हूँ, इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका लंब निकाल लेते हैं और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे। फिर अब देखो, अगर मैं यहाँ से लंब डाल लूँ, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे ये टोटल 20 था। जब कभी भी हम समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डालते हैं तो जिस भुजा पे लंब डलता है वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। विभाजित का मतलब है अगर ये 20 है, 10 यहाँ रह गया और 10 यहाँ रह गया, ठीक है भाई। और ये वाली कितनी थी, 26। अब ये जो लंब डला है 90 डिग्री पे डाला, लंब जो डाला गया किस पे डाला गया, 90 डिग्री पे। और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, आपको पता होगा, अगर ये 26 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये वाली जो भुजा होगी वो 24 होगी। 26, 10, 24, कर्ण लंब आधार,
क्योंकि एक भुजा अगर 26 है, दूसरी 24 और तीसरी 10। स्टूडेंट आपको पता होगा, आपने ये वाला देखा होगा कि ये अगर एक भुजा 5 है, ये वाली 12 है और ये वाली 13 है, ये तो होते हैं ट्रिपलेट। बस इनमें दो की तो गणक है, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 की, इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई। तो अब आपके पास सारी चीजें मिल गई। क्या क्या मिला आपको? आपको मिला लंब और आधार। आधार टोटल 20 ही लेना होता है, ऐसा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे ना 10 ही ले लेते हैं आधार को। भाई ये आधार इसके लिए पूरा है, आधार इसके लिए पूरा है, क्योंकि त्रिभुज इस वाले की बात कर रहा है, ABC की। त्रिभुज की किसकी बात कर रहा है? ABC की। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए 1/2, आधार कितना है 20 और ऊंचाई कितनी है 24। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो एरिया जो निकल जाएगा कितना आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह कार्यालय 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है, ये पूछा गया है। देखो मेरे भाई, करना क्या होगा इसमें, एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि यदि कभी भी कोई देर से पहुंचेगा, जैसे इसमें दिया गया है कि देरी से पहुंच रहा है, अगर देर से पहुंचेगा तो समय का दोनों का अंतर लेना, हमेशा अंतर लेना। अगर पहले पहुंच रहा, पहले पहुंच रहा है, तो तब भी क्या लोगे? समय का अंतर लोगे। यहाँ समय का अंतर है, इसका अंतर है समय का। लेकिन अगर एक बार देर से पहुंच रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है, तो दोनों को क्या कर दोगे? तब समय को प्लस कर दोगे। अब ध्यान से देखें तो देर यानी कि सेम है तो अंतर, सेम है तो अंतर, और अलग अलग है तो प्लस करना है। अब मान लेते हैं कि कार्यालय से घर के बीच की दूरी x किलोमीटर है और x किलोमीटर की दूरी कितने की चाल से चल रहा है? वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यही x किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो मेरे भाई दूरी बटे चाल समय होता है, दूरी बटे चाल ही समय होता है। यहाँ हमेशा अंतर ही आएगा। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ 5 मिनट देरी, क्या हो रहा है? 5 मिनट देरी, और यहाँ हो रही है 3 मिनट पहले। यहाँ क्या है? 3 मिनट पहले। तो एक जगह 5 मिनट देर, एक जगह 3 मिनट पहले, तो दोनों में समय का क्या करना था? प्लस। तो 5 और 3 8, ये मिनट में दे रखा है, जबकि हमारी सारी चीजें घंटे में है, तो उसे भी घंटे में चेंज कर लो भाई, हो गया। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, ये भी समय का अंतर और ये भी समय का ही अंतर होता है। जो हमने प्लस किया ना, ये भी अंतर ही होता है एक तरीके से, क्योंकि एक बार माइनस एक बार प्लस, तो दोनों का अंतर लेकर प्लस हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए एलसीएम लेते हैं। 120 आ जाएगा, और अगर इसका एलसीएम 120 है तो 30 से काटेंगे 4 बार कटेगा, और 40 से काटेंगे 3 बार कटेगा, बराबर 8/60। 60 से काट दो, 60 दूनी 120, और 4 में से 3 गया 1, x बटे, एक काम करो 2 की मल्टीप्लाई सीधा करो तो x बराबर 8 दूनी 16, और दूरी क्या मान के चले थे हम? x की दूरी मान के चले थे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 16। यानी कि चाहे तो कार्यालय से घर जाए और चाहे घर से कार्यालय आए, उसके दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर, यानी कि 16 ही किलोमीटर चल रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तालिका लिंक के आधार पर दिल्ली के 5 सरकारी स्कूलों के 10वीं के छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत दर्शाती है। यानी कि उत्तीर्ण प्रतिशत है 10वीं के छात्रों का। स्कूल बी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात बताना है, कितना होगा? बी के लड़कों का और सी के लड़कों का। तो ये तो ऐसे ही यहीं से निकल जाएगा। देखते हैं, देखिए आपको दिया गया है कि बी के लड़के, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, तो 3 और 5 8, 8 की वैल्यू 32 दे रखी है। 8 अनुपात की वैल्यू कितनी है भाई? 32 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो जो बी में लड़के हैं, 1 अनुपात की वैल्यू अगर 4 है तो बी में लड़के कितने हैं? 3, तो 4 थिया 12, यानी कि बी में लड़के हैं 12। सी की बात कर लेते हैं, 2 और 1 3, तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 24। 3 की वैल्यू कितनी है? 24, और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8, और 1 ही दे रखा है लड़कों की वैल्यू 1 अनुपात थी। तो एक काम करते हैं, हमें पूछा है बी अनुपात सी,
ये तो पूछा गया है बी के लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत, सी के लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत। तो बी की वैल्यू कितनी आई 12, सी की वैल्यू कितनी आई आपकी 8, तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 यानी कि 3 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। इस वाली शिफ्ट में आसान क्वेश्चन दिए गए थे, इस वाली शिफ्ट में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं दिए गए थे, आसान क्वेश्चन दिए गए थे सारे, आप लोग बड़े इजीली कर सकते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देखिए। यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है, यानी कि जो टोटल है मैथ में, साइंस में, हिंदी में, सोशल साइंस में, इंग्लिश में, कुल मिला के 120 छात्र हैं और छात्रों की संख्या सभी विषयों में समान रूप से निरूपित वितरित होती है, यानी कि टोटल है ना समान रूप से, अगर एक इसके पास है, एक अनुपात इसके पास है, एक अनुपात इसके एक ही, इसके एक ही, यानी कुल मिला के 5 अनुपात है, कुल मिला के 5 अनुपात है। अब वो कह रहा है समान रूप से वितरित की जाती है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? तो 5 की वैल्यू कितनी है भाई 120, टोटल कितने हैं 5, तो 5 की वैल्यू 120 आ गई, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24, एक की वैल्यू कितनी आ गई 24। और वो कह रहा है तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना कि भाषाओं का अध्ययन कि मैं हम सिर्फ हिंदी लगा दे तो आंसर निकल जाएगा। भाषाएं कहा उसने, भाषाएं मतलब लैंग्वेज, एक इंग्लिश है, एक हिंदी है, 2 लैंग्वेज है। और अगर 2 लैंग्वेज हैं तो ये तो 1 अनुपात की वैल्यू निकली हमारी 1:2 की, और इंग्लिश और हिंदी का मतलब है 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 48, यानी कि जो इसका सही आंसर था, इसका सही आंसर था वो कितना था 48, इसका सही आंसर कितना था 48। बहुत ने सोचा होगा कि इसका जो आंसर होगा वो 24 होगा, जबकि 24 गलत है, क्योंकि वो एक की बात नहीं कर रहा है, हिंदी सोच के, हिंदी की एक ही भाषा है बस, इसकी जो 2 भाषाएं हैं इसमें, एक इंग्लिश और एक हिंदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। अच्छा जी, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया है अमर और कोमल, कौन कौन है भाई? अमर है और कोमल है। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है। आय का अनुपात, आय कितनी दे दी है 5:4 के अनुपात में। और फिर कहा गया है उनके व्यय का अनुपात 2:1 है। उनके जो व्यय है, व्यय का अनुपात कितना है 2:1। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 रुपए प्रतिमाह बचाता हो, बचत कितनी है प्रत्येक की 6000 रुपए, में 6 के लिख देता हूँ, कितने लिख देता हूँ 6 के, 6000 रुपए। फिर वो कह रहा है तो प्रतिमाह अमर क्या आएगी आप कीजिए। तो स्टूडेंट ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ये क्रॉस मेथड से करेंगे। क्रॉस मेथड का मतलब क्या होता है कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी होती है और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, जो भी मल्टीप्लाई करके आते हैं उन दोनों का अंतर, फिर ये वाली लाइन छोड़ के इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके उन दोनों का अंतर इक्वल रखना होता है। देखिए कैसे करेंगे। पहला हम करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 12,000। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 कम 6, ये आ गया 6000। मैंने कहा था इन दोनों का अंतर, ये वाली लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद लेनी है अगली लाइन, उसके बाद क्या करना है अगली लाइन। 5 कम 5 और 4 दूनी 8, तो 8 और 5 अनुपात का अंतर लेंगे और ये दोनों रख देने हैं इक्वल। बस 8 में से 5 गया 3 बचा, 3 अनुपात की वैल्यू 12 में 6 गया 6, यानी कि 3 अनुपात की वैल्यू 6000, 1 अनुपात की वैल्यू आपकी आ गई 2000, 3 दूनी 6। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 2000 है तो जो अमर है उसके पास कितने अनुपात है आय में 5 अनुपात, तो 1 अनुपात की वैल्यू 2000 है, 5 अनुपात की वैल्यू 5 दूनी 10,000, यानी कि अमर की आय है 10,000। अगर पूछा कोमल की तो 4 दूनी 8,000, 4 दूनी 8,000 किसकी आय है भाई कोमल की आय, लेकिन हमें तो अमर की पूछा था, तो अमर की आय है 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है, यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर की साइड एक वृत्त है, समकोण वाले 2 भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है। ठीक है जी, और अच्छा हमें बतानी है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। हमें इसमें ना सिर्फ वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। जिसको इसका फॉर्मूला पता है बहुत, तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे है आसान।
अगर हम बात करें अंतर्वृत्त, ठीक है, ये है, मान लीजिए कि ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर एक वृत्त भी है, और हमें बतानी है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये वाली, ये त्रिज्या निकालनी है। ये ए मान लो भुजा, ये बी मान लो, ये सी मान लो। यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। अब वो कह रहा है 90 डिग्री बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितनी है, 10 और 24। कितनी कितनी दे रखी है भाई, 24 और 10, 24 और 10। तो स्टूडेंट आपको याद आ रहा होगा, अभी ना मैंने 24 और 10 वाला एक पाइथागोरस ट्रिक निकाला था, अभी अभी देखना जरा, कहाँ गया वो, ये रहा। ये क्या था, 10, 24 और इसका तीसरा ट्रिक कितना था, 26। यानी कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो था, अगर ये 10 है, 24 है, 26 है, यानी इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 26। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इसमें ना कर्ण का स्क्वायर लगा सकते हो, यानी कि कर्ण का स्क्वायर क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ये लगा के आप ये निकाल सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, 576 और 100 क्या हो जाएगा, 676, और 676 किसका होता है, 26 का। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कैसे निकाल लोगे, ठीक है जी। अब देखो, अगर कभी भी अंदर की साइड में कोई वृत्त बनना हो समकोण त्रिभुज में, तो आपको क्या करना है, लंब और आधार को जोड़ के उसमें से कर्ण माइनस कर दो और उसका आधा करेंगे अगर, तो ये क्या निकल जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है जी। तो हमें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या चाहिए। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि लंब और कर्ण को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 24 और 10 34, और 34 में से कितना माइनस करना है, 26, और फिर आधा कर देना है, निकल गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना इतनी बड़ी बात नहीं थी। 14 में से 6 गए, 8 बचा, 8 को 2 से भाग देंगे, कितना आ गया, 4, यानी कि इसका आंसर आ गया 4। ये थी अंतःवृत्त की त्रिज्या। कभी कभी ना बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है, कभी कभी क्या करता है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछ लेता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में बाह्यवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई, देखो, ये आपके पास एक त्रिभुज है जिसके बाहर की तरफ वृत्त है, और पूछा क्या गया है हमसे, हमें कहा गया है, इसका नाम रख देते हैं ABC। पूछा गया है कि इसकी बाह्यवृत्त की त्रिज्या बताओ। अच्छा एक बार बताओ, ये 90 डिग्री है, यानी कि एक तो ये तो लंब है, ये आधार है, और ये पूरा क्या है, कर्ण। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये कर्ण तो है ही, लेकिन यही कर्ण इस वृत्त के, इस वृत्त का क्या है, ये व्यास है। यही कर्ण इस वृत्त का क्या है, व्यास है। यानी कि हम कह सकते हैं जो व्यास है, व्यास वो क्या है, इसमें कर्ण का काम कर रहा है। व्यास जो है वो किसका काम कर रहा है, कर्ण का। और हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा, यानी कि कर्ण का आधा, ठीक है जी। तो अगर बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछे तो कर्ण का आधा कर दो, बाह्यवृत्त की त्रिज्या आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। उसके बाद यदि 12n को 9 से विभाजित करें, किसे करें, 12n को 9 से विभाजित करें तो क्या शेषफल बचेगा। तो स्टूडेंट अगर n को 9 से विभाजित कर रहे तो 4 शेषफल बच रहा है। हम क्या करते हैं कि जो शेषफल बचता है ना, उसी शेषफल को हम डिवाइड कर देते हैं 9 से। लेकिन यहाँ पे तो 12n कह रहा है, तो हम शेषफल का भी क्या कर देते हैं, 12 गुना। शेषफल का भी कितना कर देते हैं, जितने गुना संख्या होगी ना उतने गुना शेषफल का कर दो, हमेशा से पता लग जाएगा फिर। तो 12 चौक 48, यानी कि यदि आप 48 को किससे डिवाइड करो, 9 से, तो कितना शेषफल बचेगा, 9 से काट दो, 9 5 45, कितना बचा, 3 शेषफल बचा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 3, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बार यूपी पुलिस में दिया था, ये पता नहीं कौन सी शिफ्ट में था, लेकिन ये यूपी पुलिस के पेपर में था। पी क्यू आर का औसत वजन 58 किलोग्राम है। पी और क्यू का औसत वजन 54 किलोग्राम है। क्यू और आर का औसत वजन 48 किलोग्राम है। तो क्यू का वजन पूछा है। तो मेरे दोस्तों आपको पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि पी क्यू आर का योग ले लेना है। ले सकते हैं कैसे, यदि आप औसत की गुणा संख्या में कर दो, यानी कि संख्या कितनी है, 1 2 3,
पदों की संख्या कितनी है 3 और औसत में गुणा कर देंगे अगर, यानी कि किसमें 58 में किसकी गुणा कर दें 3 की गुणा कर दें तो योग मिल जाएगा। ऐसे p क्याओं का योग दे रखा है, p प्लस क्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 54, यानी कि 54 में गुणा किसके कर दे, जो आप पद कितने हैं इसमें 2, और यहाँ पे क्या दे रखा है क्याओं और r, क्याओं और r का योग ले लो, क्याओं और r का योग कितना आ जाएगा 48 गुना 2, बस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, ऐसे 54 दूनी 108 और 48 दूनी 96। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, क्यों का मान बताना है कि क्यों का मान कितना होगा। अगर आपको क्यों का मान चाहिए तो चाहे तो एक काम कर लेते हैं, पी क्यों आर में से पी क्यों घटा लेते हैं, आर बच जाएगा और आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। ऐसे करते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ से ना आर ले लेते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं, 14 में 60 गए 6, यानी कि 66 बच गया, ये आ गया 66, और जो 66 आया है वो क्या निकला आर की वैल्यू। यदि आर की वैल्यू 66 है तो इसमें से 96 में से 66 घटा देते हैं, क्यों बच जाएगा, क्यों पीछा था, तो 96 में से 66 घटा दे तो कितना आ गया 30, यानी कि 30 किलोग्राम का है क्यों जो है। तो क्यों कितने किलोग्राम का है 30 किलोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सरलीकरण का है, इसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण का है, इसे हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। दिया गया है कि 15 माइनस 6.3 भाग 7 प्लस 3 गुणा 1.3 माइनस 2, कोई नहीं, 7 से काट दो, 7 में 63 यानी कि 0.9 आ जाएगा। यहाँ आ गया आपका 15 माइनस 0.9 प्लस 13 यानी कि 3.9 और माइनस 2। अब एक काम करते हैं कि इस 3.9 में से 0.9 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा केवल 3, यानी कि 15 प्लस 3 माइनस 2, तो 3 में से 2 गया है क्या 15 और 3 18, 18 में से 2 गए 16, 18 में से 2 गए 16, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 16, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन दिया गया है ये वाला। ये जो दे रखे हैं ना, ये सीबीटी फर्स्ट में इतना हार्ड पेपर नहीं आता है, सीबीटी सेकंड भी इतना हार्ड नहीं आता, सेम से आता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। इसमें है कि x और y दो पॉजिटिव संख्याएं हैं, इस प्रकार है कि रूट x की वैल्यू 8 है तो x² प्लस y बराबर 41 बार आया, तो रूट y का मान ज्ञात करना। तो भाई अगर आपको रूट x बराबर 8 दे रखा है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि रूट इधर जाके स्क्वायर बना देगा, स्क्वायर बना गया यानी कि 64, 68 कितना आ गया 64। अब पूछा है x² यानी कि 64 का स्क्वायर और प्लस y बराबर 41 12। अच्छा हमें क्या पूछा है रूट y का मान, कोई बात नहीं निकल जाएगा। 64 का स्क्वायर निकाल ले तो होता है 40 96 और प्लस y बराबर 41 12, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 में से 6 गए 6 और 10 में से 9 गया 1 बच जी, तो y की वैल्यू आ गई 16, लेकिन हमें ओनली y नहीं पूछा, जबकि 16 भी ऑप्शन में है। वो एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो इतने उनकी साइकोलॉजी इतनी तेज होती है ना, पता है कि आप कहाँ पे गलती करोगे, इसलिए वो आंसर देते हैं, हर एक वो आंसर मिलेगा आपको आपके ऑप्शन में जो आपका आ सकता है। 16 आ सकता था, आगे ऑप्शन में भी है, लेकिन हमें पूछा है रूट में, इसमें पूछा है रूट में, तो जो रूट y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 4 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का जो योग है, ये वाला क्वेश्चन भी आपकी बार पुलिस में दिया गया था। दिया गया है कि जो दो संख्याओं का योग है वो 288 है, उनका मैथ से 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। तो दो संख्याओं का जो योग है 288 है, मान लो एक संख्या a है एक संख्या b है। अगर एक संख्या a है एक संख्या b है तो मैथ से इसमें भी होगा, यानी कि 16 इसमें भी होगा और 16 इसमें भी होगा। ठीक है जी। और दोनों को जोड़ के आना था 288, दोनों को जोड़ के कितना आना था 288। एक काम करते हैं 16 कॉमन ले लेते हैं, जब 16 कॉमन लोगे तो a प्लस b बचेगा आपका और बराबर 288। 16 से काट देते हैं, 16 कम 16 और 16 अट्ठे 128, 18 बार कट जाएगा। अब हमें ना ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिन्हें जोड़ के 18 आ जाए।
तो ऐसी दो संख्याओं की बात करें तो पहली संख्या हो जाएगी 17 और 1 18। अच्छा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16 और 2 18। आप सोच रहे होंगे कि 16 और 2 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। 16 और 2 कभी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमें ना जब कभी भी जोड़े बनाने होंगे तो सह अभाज्य संख्याएं देखनी होंगी, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब ऐसी संख्या ऐसी दो संख्याएं सहभाज्य संख्या में से जोड़े में चलते हैं, तो ऐसी दो संख्याएं देखनी होंगी जिनका जो मैसय है या सबसे बड़ा गुणनखंड है वो 1 है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती, जबकि 16 और 2 हो सकती हैं। ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब कि हम 16 और 2 नहीं ले सकते। हम क्या अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि 15 और 3, तो 15 और 3 भी तो 13 से कट जाते हैं, सॉरी 15 और 3 भी 3 से कट जाते हैं, तो ये नहीं ले सकते। तो हम क्या लेंगे अब? अगली संख्या जो होगी हमारी 13 और 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नहीं कटेगी एक संख्या से किसी एक के छोड़ के, एक को नहीं देखना, एक को छोड़ के किसी एक संख्या से। और तीसरी हो जाएगी 11 और 7। बाकी और कोई संख्याएं है ही नहीं जो जिसे जो 18 बना दे। जैसे 17 और 1 18 बन गए, 13 और 5 18, 11 और 7 18। तो केवल 3 जोड़े ही ऐसे संभव हैं जिन्हें जोड़कर हम 18 ला सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना हमेशा कि इसमें क्या होता है, जो भी को प्राइम नंबर होंगे वे ही जोड़े बनाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि एक 8 ले ले, दूसरी भी 8 ले ले, एक 8 ले लें और दूसरी 10 ले ले, तो 10 और 8 18 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा और ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35 280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसी संख्या देखनी कि 35 280 में उससे हम भाग देते तो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में या तो आप बेसिक से कर सकते हो, नहीं तो फिर ऑप्शन उठा के, लेकिन मैंने इसको आपसे बेसिक से बताऊंगा। बिल्कुल दिया गया है कि 35 280 को भाग कर दो भाई, भाग कर दो। किससे कर सकते हैं? 5 से कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इसके गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो। 5 सते 35, ना चलने की 0, उसके बाद 5 5 25 और 5 अंक 30। अब इसे काटेंगे 6 और 5 11 7 18, 6 से काट देते हैं। 6 कम 6 1 और 6 कम 6 बचा आपका 4, 6 सते 42, 6 अंक 36। उसके बाद 7 और 1 8 और 6 14 5, 6 से कट जाएगा। 6 कम 6 बचा कितना 5, 6 निम 54, 6 अंक 36 स्टूडेंट। उसके बाद आ जाएगा 14 से 14 बार कटेगा और 14 से 1 बार, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये भी एक पूरा पूरा वर्ग है और ये भी एक पूरा पूरा वर्ग है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा क्या बचा हुआ है आपके पास? आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो है 5। यदि आप इसमें से ये 5 हटा देते हो, यदि आप इसमें से ये 5 हटा देते हो तो ये क्या बन जाएगा? एक पूरा पूरा वर्ग। और 5 हटाने के लिए मतलब कि आपको इसमें 5 से भाग देना पड़ेगा। इससे भाग देना पड़ेगा 5 से भाग। यदि आप इसमें 5 से भाग दे देते हो तो ये संख्या पूरी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। और किसका बनाएगी? 14 6 84, यानी कि 84 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और जल स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो बीकर में गिराए गए गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास ना एक बेलनाकार बीकर था ऐसा, उसमें क्या था कि कुछ पानी भरा हुआ था। उसमें क्या था? कुछ पानी भरा हुआ था। और जो पानी भरा हुआ था उसमें आपने क्या किया कि गोले डाल दिए, समान गोले डाल दिए। और गोले की वजह से भाई जैसे इसमें गोले डालेंगे, आप ना पोहे वाली कहानी सुनोगे, जो पत्थर डालता है तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ जाता है। तो गोले डालने की वजह से पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, और जो पानी का स्तर ऊपर बढ़ा वो कितना बढ़ा? 32 सेंटीमीटर। अगर 32 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा, इसका मतलब कि उसका जो आयतन है उस पानी का जितना वो बढ़ा वो इन गोलों के संख्या के समान होगा, इन गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं भाई शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के, अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो गोले की त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी? आधी, यानी कि 3। तो गोले की त्रिज्या 3 है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई
आर की क्यूब। और ये आयतन किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन के। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, इसे कैपिटल में लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्तों एक बात देखोगे अगर आप, तो इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का क्या है? बिल्कुल इक्वल रख दिया हमने। लेकिन हमें गोलों की संख्या पूछी गई थी, मान लो गोलों की संख्या x थी, बस वैल्यू पुट करनी, आंसर निकल जाएगा। आपको दिया गया है x, गोलों की संख्या 4/3, पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं। r की क्यूब का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27, यानी कि 3 गुणा 3 और बराबर आर स्क्वायर। इसकी बात करें अगर हम, इसका व्यास 9 था, लेकिन त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 9/2, यानी कि इसकी त्रिज्या आएगी 9/2 गुणा 9/2 और गुणा h की वैल्यू कितना बड़ा है स्तर? 32। तो काट देते हैं कैसे? 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 4 8 32। अब 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये कितना आ गया? 9 दूनी 18, यानी कि जो गोलों की संख्या थी जिनकी वजह से जो पानी का स्तर है वो बढ़ गया, वो कितनी थी? 18। ये पूछा गया था कि कितने गोले थे में? गोले थे टोटल 18। ऐसे क्वेश्चन में ना फॉर्मूला बेस होता है, कुछ नहीं होता इससे ज्यादा। जिसको फॉर्मूला पता है वो क्वेश्चन कर जाएगा। ये तो कल वाला क्वेश्चन आ गया, कल भी क्वेश्चन कराया था। अच्छा ये पावर 3 है, कल पावर 2 वाला बताया था। मैंने बताया था कि यदि आपके पास x प्लस 1/x है बराबर a के है, और पूछ लिया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो मैंने कहा था कि a की पावर 2 करो और माइनस 2 कर दो। लेकिन अगर पूछ लिया a की पावर 3 प्लस 1/a की पावर 3 का मान, तो पावर 3 करो और उसमें से 3 गुना करके घटा दो। तो हमें तो क्या दिया गया है? x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है 7, और हमें पूछा है पावर 3 वाली मान, यानी कि इस वाली कंडीशन में आ जाओ। तो इस वाली जब कंडीशन में हम सोल्व करेंगे तो a की पावर 3 यानी कि 7 की पावर 3 कर देंगे, 7 की पावर 3 माइनस 3, a की जगह क्या रखेंगे हम? 7। तो जब इसकी पावर खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 343, और इसमें से घटा देंगे 7 या 21, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2 और 22, 322 आपका आंसर आ जाएगा 322। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को 1 मिनट करना आप जरा। नेक्स्ट, चलिए 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, 25 आदमी और 10 लड़के इसे 9 दिनों में कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर याद होगा आप लोगों को, तो मैंने ना कल बताया था कि यदि कभी या, अथवा और इंग्लिश वाला और लिखा हुआ हो तो उसके लिए बराबर लगाते हैं। और कल मैंने ये बताया था यदि कभी, तथा और इंग्लिश वाला एंड लिखा हुआ हो तो इसके लिए प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो और लिखा हुआ है और यहाँ पे भी और लिखा हुआ है। उसने कहा कि एक आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम में एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात बताइए, यानी कि काम का अनुपात का मतलब कह रहा है कि क्षमता बता दो कितनी होगी। तो ये तो बहुत आसान है, पूछा गया है कि 20 आदमी तो 20 मैन, और लिखा हुआ है ना तो प्लस 15 लड़के, 15 बॉय। किसी काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं भाई? 10 दिन में, 10 दिन में कर दिया। तो 25 पुरुष और 10 लड़के, 25 पुरुष प्लस 10 लड़के, उसे कितने दिन में कर दे रहे हैं? 9 दिन में। तो हमें ना यहाँ से एक पुरुष और एक लड़के के जो एफिशिएंसी है उनकी कार्य क्षमता का अनुपात लेना है, तो ले लेंगे। 10 के गुणा 20 में करेंगे कितना आ जाएगा? 200 m, प्लस 15 में करेंगे 10 के गुणा कितना आ जाएगा? 150 b, और बराबर यहाँ पर करेंगे 25 निम्न 225 m प्लस 10 निम्न 90 b। तो स्टूडेंट हमें क्या पूछा था पहले कि एक लड़के आदमी द्वारा किए गए दैनिक काम और लड़के द्वारा, यानी कि पहले आदमी फिर लड़का, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि लड़के और आदमी का दोनों को ऑप्शन देख रखता है। पता लगा हमारा ये आंसर आ गया 5 14 और सही आंसर था 14 5। तो इसलिए पहले ये भी देखना है कि पहले आदमी के बारे में पूछा गया है लड़के के, तो हमें पहले आदमी के बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं कि 200 को ना इधर लेकर चले जाते हैं और 90 को इधर। जब 90 150 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा? 60 b, 150 में से 90 गए 60, और 200 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 225 में से 200 गए कितना आ गया? 25 m।
तो इस b को इसके नीचे रख देते हैं उठा के, तो यानी कि m/b बराबर, काट दो पंजे पंजे 25 और काटेंगे 12 पंजे 60, यानी कि 12/5। यानी कि एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है 12 और लड़के की एफिशिएंसी है 5। 12/5 किस में है भाई, 12/5 ही रहा। तो मैंने बताया था ना कि सेम भी देख रखते हैं, देखो 5/12 भी दे रखा है। अगर लड़के और आदमी का पूछता तो 5/12, लेकिन उसने क्या पूछा कि आदमी और लड़के का, तो 12/5। चलिए जी अगला क्वेश्चन। अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपए और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 8400 रुपए उधार दिए और उनसे ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपए प्राप्त हुए। ब्याज की प्रति वर्ष दर बताइए। देखो उसने क्या किया अनिल ने कि दुबे को अपने दोस्त को 3 वर्ष के लिए 7200 रुपए दिए और राघव को दिए 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर, यानी कि दोनों कंडीशन में ब्याज की दर जो है वो समान है, और कुल मिलाकर उसे मिले 4968 रुपए ब्याज के रूप में। तो एसआई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मूलधन दर समय 100। हमें सारी चीजें दे रखी हैं। देखो अगर मैं राघव की बात, दुबे की बात करूं तो मूलधन कितना दिया था 7200 रुपए, मूलधन दिया था 7200 रुपए। दर का नहीं पता, दर आर मान लेते हैं, और समय दिया था 3 वर्ष बटे 100। ये दुबे को दिए थे पैसे उसने। और राघव को जो पैसे दिए थे, राघव को दिए थे 8400 रुपए। कितने दिए थे 8400 रुपए। दर का नहीं पता, लेकिन जो दर यहाँ है वही दर यहाँ है, इतना पता रखा है उसने। और समय दिया था 4 साल के लिए और बटे 100। और इन दोनों से जो कुल मिलाकर ब्याज मिला, देखो ये भी ब्याज भाई, ये भी तो P × R × T/100 ये भी ब्याज होता है और ये भी ब्याज, तो कुल मिलाकर जो ब्याज मिला वो कितना मिला, वो मिला 4968। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, ऐसे ही 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल कर दो, तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, यहाँ आ गया 216R प्लस 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 336R और बराबर 4968। जोड़ दो दोनों को, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 4 और 1 5, तो 3 और 2 5, 552R बराबर 4968। अगर मैं इसे डिवाइड करूँ तो आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 1 60। ठीक है, ये जो 552 से 4968 है वो पूरा 9 बार जा रहा है, 9 बार डिवाइड किया जा सकता है। तो यानी कि जो दर है, जो आर की वैल्यू है, वही पूछा था कि दर कितनी है, तो 9% निकल जाएगी। दर कितनी निकल जाएगी 9%। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि a + b + c बराबर 14 और ab + bc + ca बराबर 47 और abc बराबर 15, तो a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर 3 का मान बताइए कितना होगा। तो स्टूडेंट a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर 3 का फॉर्मूला आपको पता होगा कि a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर 3 - 3abc बराबर होता है a + b + c, और इसे लिख देते हैं a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें ना कहीं भी इसमें माइनस का जिक्र नहीं किया गया, तो एक काम करते हैं, इसमें से ना माइनस कॉमन लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लोगे आप, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर वाला पूरा प्लस हो जाएगा। अंदर वाला क्या हो गया, प्लस। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास ABC है क्या, हमारे पास ABC दिया गया है 15, तो यानी कि हम इस पूरे की जगह 15 रख सकते हैं, यानी 15 से 45 आ जाएगा। ठीक है जी, a की पावर 3 + b की पावर 3 + c की पावर 3 - 45। ठीक है जी, बराबर a + b + c की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 14, तो इस पूरे की जगह रख सकते हैं 14। a² + b² दिया गया है, नहीं दिया गया। a² + b² + c² कहीं नहीं दिया गया, लेकिन आपको दिया गया है ab + bc, यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास है, इस पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी है 47। यानी कि हमें सिर्फ एक ही चीज ढूंढनी है, ये वाली, इसी को ढूंढना बस। जैसे ही आप इसे निकाल लोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो इसे भी ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे, आपको a + b + c का मान है, a + b + c का मान बराबर दे रखा 14। अगर दोनों तरफ का क्या कर दे हम, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाला स्क्वायर वाले से ही मिलेगा।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर 14 का स्क्वायर 196। अच्छा भाई, हमारे पास ये तो था पूरा, ये तो था ना हमारे पास, कितना था 47, यानी कि यहाँ मैं 47 रख देता हूँ। तो 47 दूनी 94 हो जाएगा, 94 इधर जाकर माइनस, 47 दूनी 94, 94 इधर जाकर माइनस आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 102। यानी कि हमें इसका भी पता लग गया, इस पूरे की जगह हम 102 रख सकते हैं। अब मैं यहाँ रख देता हूँ 102 और माइनस 47। लो जी, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। 102 में से 47 घटा दो, कितना बच जाएगा भाई 55 और गुणा 14 बराबर, ये माइनस वाला इधर आकर प्लस का हो जाएगा। लो जी, प्लस का 45। यही चाहिए था हमें कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, यही चाहिए था, यही मिल गया। कितना आ जाएगा 14 5 70, 14 5 70 और 7 77 प्लस 45, जब जोड़ोगे 70 और 40 110, यानी कि आ जाएगा 815। कितना आ गया 815, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन लेंथ ही नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन थी थोड़ी सी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। दिया है, क्या दिया है कि एक कार को 1,20,000 रुपए में बेचकर डेबिट 20% का लाभ लेता है। एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है भाई, एसपी दे रखा है 1,20,000। ठीक है जी, और जो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 20%। तो भाई आपको क्या दे रखा है कि 20% का प्रॉफिट है, और जो विक्रय मूल्य है उसका वो कितना दे रखा है 1,20,000 रुपए। ठीक है जी, लेकिन वो चाहता है कि वो चाहता है कि मैं 20% का लाभ ना लेकर मैं चाहता हूं कि 30% का लाभ मिले। तो अगर आपको 30% का लाभ चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, लेकिन हम इसे बिना क्रय मूल्य निकाले करेंगे। कैसे? हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट जो चाहिए वो कितना चाहिए 30%। अब एक बात ना हमेशा ध्यान रखना भाई कि 1,20,000 रुपए जो इसका विक्रय मूल्य दे रखा है, तो पहला लाभ कितना है 20%, तो ये तो विक्रय मूल्य है ना, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पे रखते हैं 120, यानी 20% का लाभ है। अब ये क्रय मूल्य निकल गया आपका, और इसी को क्या चाहते हैं हम 30% के लाभ पे बेचना, यानी कि 130/100 पे बेचना। 130/100 मत लिखो, बस 130 ही लिखो खाली। कितना लिखेंगे 130, क्योंकि 100 से कट जाएगी। इसके लिए हमने 100 लिखा तो इसके लिए भी लिखते। एक काम करते हैं, 0 से 0 काट दो और 12 से ऐसा काट दो, कितना आ जाएगा 1,000। यानी कि इस 130 में यदि 1,000 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आ जाएगा 1,30,000 रुपये। यानी कि वो जो वस्तु है वो अगर आप 1,30,000 रुपये में बेचते हो तो आपका जो लाभ होगा, सॉरी जो आपको लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा 30% का। ठीक है जी, कितना मिलेगा 30% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सरलीकरण का है। क्या दिया गया है, पहला में से सोल्व कर लेते हैं। 9 6 54 0.6 आ जाएगा, यानी कि 17 माइनस 6 चौक 24, यानी कि 2.4। ठीक है जी, और प्लस 19 6 114, यानी 11.4। तो 11.4 में से कितना घटाना 2, तो 11 में से 2 गए 9, तो 17 और 9 कितना आ गया 26, यानी कि पहले वाला आंसर हो जाएगा। सरलीकरण में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं। तो प्रत्येक स्थिति में 5 विशेष फल देना है। तो 8, 12 और 16 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो इनकी एलसीएम से विभाजित होगी। भाई 8, 12, 16 का सीधा सीधा एलसीएम ले लो। कहने की बात ये है कि इन सब का क्या ले लेते हैं एलसीएम, क्योंकि कह रहा है कि जो ज्ञात कीजिए जो 8, 12 और 16 उन्हें विभाजित करते हैं। तो 8, 12, 16 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 48 विभाजित करेगा, तो 48 से क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। भाई 48 तो सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे पूरी पूरी कटती है। लेकिन कहा क्या गया है कि 400 और 500 के बीच में, तो 400 और 500 के तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 480 आ जाएगा। ठीक है जी, एक संख्या 480 ऐसी है, इससे काट लो इससे पूरी पूरी कटेगी, इससे काट लो इससे भी, इससे काट लो इससे भी पूरी पूरी कटेगी, और 400 और 500 के बीच में भी है।
इससे छोटी संख्या की अगर मैं बात करूं, इससे छोटी संख्या की बात जो 400 और 500 के बीच में हो, क्योंकि इसमें अगर 48 जोड़ दिया ना दोबारा से तो 500 से बाहर पहुंच जाएगी, तो घटा ही सकते हैं। अगर मैं इसमें से 48 घटा दूं तो 10 में से 8 गया 2 और 7 में 4 गया 3, यानी कि 432। एक संख्या तो है 480 और एक संख्या है 432। अब नहीं घटा सकते इसमें से 48 क्योंकि 400 के पीछे पहुंच जाएगी। हमें 400 और 500 के बीच में ही देखना था, तो एक संख्या 400 और 500 के बीच में 480 है, एक 432 है। ये भी 8, 12 और 16 से पूरी पूरी कट रही है, ये भी 8, 12 और 16 से पूरी पूरी कट रही है। लेकिन उसने कहा कि प्रत्येक स्थिति में 5 विशेषफल देना चाहिए। अगर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल देना चाहिए तो 5 इसमें भी जोड़ना पड़ेगा भाई, और प्लस 5 इसमें भी। तो जब आप इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 485, और इसमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 437। अब उसने कहा कि इन दोनों का योग बताना है कितना होगा। तो जब आप इन दोनों का योग निकाल लोगे, 7 और 5 12, 8 और 3 11 और 1 12, 4 4 8 और 1 9, यानी कि ऐसी संख्या जो 8, 12 और 16 से पूरी पूरी विभाजित होती हो और प्रत्येक स्थिति में 5 भी शेषफल बचाती हो, और 400 और 500 के बीच में भी हो, तो सारी कंडीशन फॉलो करते हैं हमने। 400 500 के बीच में भी है, 8, 12, 16 से कट भी रही है, 5 शेष भी दे रही है, तो दोनों का योग निकाल लिया हमने। कितना आ गया 922। कितना आ गया भाई 922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक राशि के लिए ब्याज की दर ज्ञात की जो 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से स्वयं होकर स्वयं का 14,641 बटे 10,000 गुना है। हम इसे रेशो मेथड से सोल्व करेंगे। इससे सोल्व करेंगे रेशो मेथड से। एक तरफ मूलधन लिख लो, एक तरफ अमाउंट। तो मूलधन हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि 10,000। मूलधन हमेशा नीचे वाला मूलधन होता है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन होगी, बात ध्यान रखना हमेशा। दूसरा, ऊपर वाली वैल्यू या तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा या मिश्रधन होगा, वो डिपेंड करेगा वो दे क्या रखा है। उसने कहा ना स्वयं का 14,641 हो रहा, तो स्वयं का हो रहा है, इसका मतलब ऊपर है मिश्रधन, तो 14,641। 14,641। अच्छा, अब देखो उसने कहा 4 वर्षों में, अगर यहाँ 4 वर्ष दे रखा तो आपको इसका चतुर्थ मूल निकालना है। क्या निकालना भाई? चतुर्थ मूल। अगर 4 वर्ष दे रखा है, अगर 3 वर्ष दे रखा तो घन मूल निकालना, 2 वर्ष दे रखा तो वर्ग मूल निकालना, 5 वर्ष दे रखा तो पंच मूल निकालना। ठीक है, तो हमें तो 4 वर्ष दे रखा, तो हम इसका क्या निकालेंगे? चतुर्थ मूल। तो 10,000 का चतुर्थ मूल क्या होता है? 10, यानी कि 10 की पावर 4 है। 1 2 3 4, और ये किसका है? 11 की पावर 4। यानी कि आपके जो 10 रुपए थे ना, मूलधन 10 रुपए था, वो 10 का कितना हो जा रहा है? 11। तो 10 रुपए के 11 हो जा रहे हैं, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए का आपको ब्याज मिल रहा है। 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, और प्रतिशत के लगा दो 100, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यानी कि जो दर आ गई आपको कितनी आ गई? 10%। दर कितनी निकल गई? 10%। रेशो मेथड से आसान हो जाते हैं। रेशो मेथड से सारे क्वेश्चन जो मैथ में क्या बोलते हैं उसका CI के होते हैं, वो सारे के सारे आसान हो जाते हैं अगर आप रेशो मेथड से पढ़ते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 साल का है और विकेट कीपर कप्तान से 5 साल बड़ा है। यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तब शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाती है। पूरी टीम की औसत आयु बताइए कितनी होगी? ये वाला क्वेश्चन सेम जहां तक मुझे पता है 23 या 24 तारीख की शिफ्ट में आया था अभी यूपी पुलिस में, यानी कि एनटीपीसी में से उठा के दे रखा है पुलिस में भी। वाह। 11 सदस्य वाली एक क्रिकेट टीम का कप्तान 35 साल का है, यानी कि जो कैप्टन है वो है भाई 35 साल का, और दूसरा कहा गया है जो विकेट कीपर है वो कप्तान से 5 साल बड़ा है, यानी कि वो 40 साल का हो जाएगा। अब मान लो पूरी जो टीम की औसत आयु थी वो x थी, पूरी टीम का जो औसत था वो कितना था? x था। अच्छा, 11 खिलाड़ियों की बात करें तो 11 का योग कितना निकल जाएगा भाई? औसत गुणा संख्या, संख्या कितनी है? 11, और क्या बोलते हैं उससे योग औसत कितना है? x, तो योग कितना आ गया? 11x। अब वो कह रहा है कि यदि आप उसमें से 2 आदमियों को हटा दो, किन है? विकेट कीपर और कप्तान को हटा दो, तो जो आपका औसत है वो 3 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 3 कम। तो यहाँ से 3 कम हो रहा, आदमी कितने जा रहे? 2। इस बात का मतलब है कि यहाँ पर आदमी कितने थे? 11, अब आदमी कितने रह गए? 9, तो यहाँ से भी योग निकल गए। ये भी औसत गुणा संख्या योग, ये भी औसत गुणा संख्या योग। अब एक देखो 2 तरीके हैं। पहला तो ये, अगर आप इन दोनों का योग निकाल के इसमें से घटा दो तब 2 आदमी रह जाएंगे, या इन दोनों का योग लेके इसमें जोड़ दो तब 11 आदमी हो जाएंगे। दोनों बात सेम ही है।
हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कप्तान और विकेट कीपर की आयु को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा 75। यानी कि अगर इसमें 75 जोड़ दें तो 2 आदमी का योग तो ये हो गया और 9 का ये, तो 9 और 2 11 और 11 का योग ये दे रखा है, यानी कि दोनों बात बराबर होगी। अगर ये दोनों बात बराबर है तो 9x इधर आकर माइनस हो जाएगा, 11 में से 9 गए कितना बच गया 2x, और भाई 9 तिया कितना आ गया माइनस के 27 आ गया और प्लस का 75। ठीक है जी, तो 15 में 7 गए 8 और 6 में से 2 गया 4, यानी कि आपका 2x की वैल्यू 48 आ गई। और हमें पूछा क्या गया था, औसत। औसत जो हम x मान के चले थे, तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1x की वैल्यू आ जाएगी 24, 1x की वैल्यू आ गई 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन अच्छे दे रखे हैं, इतने हार्ड नहीं है। चलिए, 2 कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसमें से, विपरीत दिशा का मतलब है एक इधर से और एक इधर से, अगर इधर से चल रही है तो इसका मतलब चाले जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलती हैं। एक कार की चाल दूसरी कार की चाल से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मान लो एक कार ए थी, उसकी चाल x थी, और दूसरी कार b थी, उसकी चाल कितने अधिक है 200, यानी कि x प्लस 200। ठीक है जी, अब ये कह रहा है यदि वे 9 घंटे बाद 45 किलोमीटर दूरी पर हैं तो दोनों कारों की चाल बताओ कितनी होगी। बहुत आसान है, आप क्या करो कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो चाले जुड़ जाएंगे। जब चाले जोड़ोगे तो 1x कितना आ गया 2x प्लस 200। ठीक है जी, तो दोनों कारों की चालों का योग निकालना है। तो चाल बराबर दूरी कितनी है 4500 और बटे समय कितना है 9, तो दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय चाल के बराबर, 9 पंजे 45, कितना आ गया भाई 500। ये 200 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 200 इधर जाकर माइनस हो जाएगा 300, और 2 से काटेंगे तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई 150, यानी कि a की चाल कितनी है 150 और b की चाल कितनी आ जाएगी 150 में 200 जोड़ दो 350। लेकिन उसने कहा कि दोनों कारों की चालों का योग, दोनों का योग देखते हैं, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा 500, दोनों का योग कितना आ गया 500। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आम के पेड़ 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़, सारे पेड़ यहीं दे दिए। पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। देखो, अगर समान दे रखा है ना, समान वर्ड दे रखा है, इस बात का मतलब है कि इसका मैं से लेना है पहले तो अगर हम सबके मैं से की बात करें तो सबका मैं से 24, दूसरा कितना है 56 और तीसरा दिया गया है 72। इन तीनों का मैसेज होगा वो 8 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी पंक्ति की बात करूं तो इसमें 3 पंक्तियां बनेंगी, इसमें 8 सती 56 और इसमें 8 नीम 72। ठीक है जी, और पूछा उपयुक्त न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है, तो कोई बात नहीं, सारों को जोड़ के बता दो। 7 3 10 और 9 19, टोटल 19 आ जाएंगे। कम से कम पंक्तियां कितनी आ जाएंगी 19 पंक्तियां। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूरी विभाजित होती हो। तो भाई सबसे पहला तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब एक बात इसमें ना देखने वाली है कि अगर मैं इसमें एक भी जोड़ देता हूं तो 5 के बजाय 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो इसका मतलब हम इसमें जोड़ तो सकते नहीं कुछ भी, इसका मतलब हमें घटाना होगा। और घटाना क्या होगा वो भी देख लेते हैं एक बार। हम ना इसको 468 से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं 468 से। जब आप इसे 468 से भाग करोगे तो 2 बार पहाड़ा चला सकते हैं। इसमें कितनी बार 2 बार, 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, 9 में से 6 गया कितना बचा भाई 3, 9 में से 3 गया कितना बचा 6, ऊपर से उतार लिया अपना 9। एक ही बार पहाड़ा चलेगा, केवल एक बार टेबल, तो कितना आ जाएगा 468। कितना आ गया जी 468। 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गए 7 और जी 5 में 4 गया 1, 171। ऊपर से उतार लेते हैं फिर से 9, कितना उतार लेते हैं फिर से 9। अब ये चला सकते हैं हम 3 चौके 12, 3 बार चला सकते हैं। कितनी बार 3 बार, 3 8 24 का 4 का 2, 3 6 18, 18 और 2 20 की 0, हासिल लगे 2, 3 चौके 12, 12 और 2 14। ठीक है जी,
3 छंग 18, 3 8 24, 3 छंग 18 2 20, 3 चौके 12 2 14, ठीक है जी। 9 में से 4 गया, कितना बचा आपका 5। उसके बाद यहाँ पे बचा 1 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि आपके पास ना 315 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है 315। मैंने क्या कहा था, इसमें जोड़ तो हम कुछ सकते नहीं है, तो ये आपके पास जो शेष बचा हुआ है, रिमाइंडर बचा हुआ है, ये फालतू है, ये फालतू होता है। अगर इस फालतू को हटा दो, इसका मतलब 468 से पूरी कट जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें से कितना घटा दें 315 घटा देंगे तो ये संख्या किससे पूरी कट जाएगी 468 से। तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 9। ऐसा कोई ऑप्शन में देखो कौन सा है 99 68 4, ये रहा। यानी कि ऐसा जो आंसर है वो कौन सा फंसेगा, सिर्फ चौथा। नहीं तो अगर ये सोच रहे होंगे ना कि क्यों ना हम इन्हें देख लेते हैं, 6 और 4 2 18, यानी कि 9 से पूरी कट रही है। अगर ये 9 से पूरी कट रही है तो 9 से भी कट रही है। देखो 6 और 4 10 18 और 9 9 18, 6 और 4 10 18 और 9 9 18, तो सारी संख्या 9 से कट रही है। इसलिए सारे ऑप्शन उठाने के बजाय एक बार ऐसा कर लो तो जल्दी हो जाएगा। सारे ऑप्शन उठा के चेक करोगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मूल संख्या कुछ भी मान लो मूल संख्या आपकी x थी। मूल संख्या क्या लेके मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो मूल संख्या y थी, इस y में पहले 20% की कमी की गई, यानी कि 80/100, और इसी में फिर क्या किया गया, इसमें 15% की वृद्धि की गई, यानी कि 115/100। और इस संख्या का जो ये आई और जो हमारी मूल संख्या थी y, इन दोनों का अंतर दे रखा है 64। भाई कम अधिक ज्यादा थोड़ा, इन सब के लिए अंतर का निशान लगा देते हैं। अंतर का मतलब बड़े में छोटा। एक काम करते हैं, 0 से 0 काट दो, 5 दूनी 10, 5 के 15 और 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 से काटेंगे 25 बार कट गया। तो ऊपर आ गया 23y/25 और अंतर y बराबर 64। तो स्टूडेंट हमें है ना 25y में से 23y घटा दो, सीधा सीधा एलसीएम लेगा। 25 में से 23 गया, कितना बचा आपका 2y, और 2y/25 की वैल्यू कितनी है 64, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। लो जी 25 की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और 5 80, यानी कि वो जो संख्या थी आपकी मूल संख्या 800 थी। मूल संख्या कितनी थी 800। इसमें काफी क्वेश्चन दिए गए हैं, 36 क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट, राम ने 41,000 रुपए में 2 LED टीवी सेट खरीदे। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। देखो उसने क्या किया कि 41,000 रुपये में 2 टीवी सेट खरीदे। 41,000 रुपये, मान लो एक तो A रुपये में खरीदा, एक B रुपये में। फिर वो कह रहा है एक को 20% के लाभ पर बेच दिया उसने। पहले वाला 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 120% पे बेच दिया। दूसरे वाला जो है वो हानि पर बेच दिया, कितने पे, दूसरे वाला जो बेचा वो हानि का बेचा 15% के, यानी कि 85% पे। तो इन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है। अगर इन दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है तो हमने भी बराबर कर दिया भाई। परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, ये वाला काट दो, से किससे कट जाएगा 5 से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 से काटेंगे 17 बार, यानी कि A और 20 के अपॉन में आ जाएगा बराबर 17/24। A/B बराबर कितना आ गया 17/24, यानी कि A का जो क्रय मूल्य था अनुपात में 17 है और B का क्रय मूल्य अनुपात में कितना है 24 है, और कुल क्रय मूल्य 41,000 है, यानी कि 7 और 4 11, 2 और 1 3 और 4, यानी कि 41 अनुपात की वैल्यू 41,000 के बराबर है, और 1 अनुपात की वैल्यू 1,000 के बराबर आ गई। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 1,000 के बराबर है तो 17 की 17,000 के, यानी कि पहले वाला जो टीवी था वो 17,000 का था और दूसरे वाला जो टीवी था वो 24,000 का था। तो भाई एक तो आपको 17,000 का पड़ा हुआ है और एक पड़ा हुआ है आपको 24,000 का। चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। उसने पूछा तो उसका समग्र लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कुल मिलाकर से कितना लाभ या हानि हो रहा है। एक बात बताओ, 17,000 का सामान खरीदा है, 17,000 का सामान खरीदा है, 20% का लाभ हो गया भाई। 17,000 का सामान खरीदा है, 20% का लाभ लो, खाली 20% का लाभ हो गया। तो 20% के लाभ को क्या बोल देंगे हम, 20% के लाभ को बोल देंगे 17,3400 रुपये। 20% का लाभ मतलब 3400 रुपये का लाभ हुआ। ये तो है प्रॉफिट में, ये प्रॉफिट है। और 24,000 रुपये का जो सामान बेचा था, खरीदा था, उस पर
15% की हानि हुई तो 15/100 लिखेंगे। तो जब काटेंगे ऐसे कितना आ जाएगा भाई, ये यहाँ आ गया आपका 0, 15 चौके 60 और 15 30 और 4 अच्छा 30 और 6 36, यहाँ पर आ गई 3600 की हानि। एक बार बताओ 3400 का तो लाभ हुआ था, 3600 की हानि होगी, तो जाहिर सी बात है कि 200 रुपये और घाटे में ही गया भाई। 3400 रुपये का तो आपने लाभ लेकर आए, 3600 रुपये की हानि लेकर आए, इसका मतलब आप 200 रुपये भी नुकसान में हो। तो वो यही पूछ रहा है कि उसका समग्र लाभ या हानि, तो अभी भी 200 रुपये का नुकसान ले बैठा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसे यहीं सोल्व कर लेते हैं। इस पे यहीं से सोल्व करते हुए चलते हैं भाई। इसे लिख देते हैं 25/10, 25/10 माइनस, उसके बाद इसे लिख देते हैं 7 × 7 और 4 × 12 और गुणा में लिख देंगे। अच्छे से खोल के लिख दो बस सीधा, इसे लिख दो 7/12 गुणा 6/5 प्लस ये है 14/3 गुणा 9/10 माइनस, इसे सीधा करके लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 1/5 गुणा 25/1, क्योंकि भाग है ना, भाग वाले को उल्टा करके लिख दे गुणा करके। चलो जी 25/10 को 25/10 ही रखते हैं अभी, काट दो से 6 × 6 6 दूनी 12 5 दूनी 10 माइनस का 7/10 प्लस इसे भी काट दो 3 × 9 9 ही था ना ये, हाँ ठीक है, तो 14 × 42 42/10 और माइनस यहाँ आ जाएगा 5 से काटेंगे 5 5 25। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर ये घटा देंगे, या पहले घटा लो क्योंकि सबका हर जो है वो बराबर है बिल्कुल, 10 10 10 है, तो सबका हर जो है 10 है, तो 10 एलसीएम आ जाएगा। तो एक काम करते हैं 25 में से 7 घटा देते हैं, 25 में से 7 गए 18 और 18 और 42 हो गए 60, 18 और 42 हो गए 60 और माइनस आ गया 5। तो एक काम करो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 में से 5 गया, एक आंसर आ गया, 6 में से 5 गया, कितना बचा 1। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा अंतिम और समाप्त हो जाएगा इसके बाद क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 65% है। देखो मान लो एक विकर्ण तो है A है और दूसरा विकर्ण है B, तो एक विकर्ण दूसरे का 65% है, तो अगर एक 100 है तो दूसरा इसका 65% है, यानी कि 65। तो अगर मैं इसे काटूं 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 13 बार। ठीक है जी। फिर उसने कहा लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देखो उसने ये कहा आपको कि आपके पास ना एक समचतुर्भुज था, एक समचतुर्भुज था ऐसा, ठीक है, और आपने क्या किया, इस समचतुर्भुज की जो बड़ी भुजा है उस बड़ी भुजा को वर्ग की एक भुजा मान लिया, इस समचतुर्भुज की इस समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण को। तो एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा। अगर ये वाला विकर्ण जो है वो 13 था तो ये वाला कितना हो जाएगा 20, एक 20 है, एक 13 है। तो जो बड़ी भुजा है उसी बड़ी भुजा को, यानी उस बड़े विकर्ण को ये आपने क्या मान लिया, इस वर्ग की भुजा मान लिया। तो कह रहा कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण, यानी कि D1 गुना D2, या हम बोल सकते हैं पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण, या दूसरे तरीके से बोल सकते हैं दोनों विकर्णों का गुणनफल और उन दोनों का आधा, यानी कि A गुणा B दोनों विकर्णों गुणनफल और बटे आधा। तो पहला विकर्ण कितना आ जाएगा इसका, एक 20 है और एक 13 है, और रेशो में कहा गया है वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि 20 गुणा 20। तो भाई एक काम करो, इस 20 से ये वाला 20 कैंसिल कर दो और ये 2 पहुंच जाएगा यहाँ, यानी कि 13 अनुपात 20 दूनी 40। तो क्या आ गया, यही तो पूछा था समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 13 और इसका 40, यानी कि 13 40। मैंने अभी बताया था कि जो ऑप्शन होंगे ना वो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, जबकि ये वाला जो है ये वर्ग है और ये समचतुर्भुज है, लेकिन हमें पूछा गया था समचतुर्भुज और वर्ग का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 22 तारीख वाले करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन थे ये 21 जनवरी 2021 के थे,
सॉरी 21 जनवरी कह रहा हूँ, आज 4 जनवरी 2021 के थे, कल हम करेंगे 5 जनवरी 2021 के। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।